गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पाठ 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि एक गद्य लेखक हैं, इनका जीवन परिचय और इनके द्वारा लिखित पाठ महाकवि माँ का प्रभात वर्णन का रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर आपको बताए जाएंगे। तो कोई भी जीवन परिचय जब हम लिखते हैं तो उसे थोड़ा सा आकर्षक और थोड़ा सा एक रचनात्मक रूप देते हुए उसमें हम कुछ अपनी रचनात्मकता दिखाते हैं, जिससे कि वो प्रभावशाली हो और परीक्षक हमें अधिक अंक दे। सबसे पहले नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर जीवन अवधि, इस जगह पर आप जीवन अवधि हेडिंग डालेंगे और इनके जन्म सन से मृत्यु सन, जीवन अवधि सन 1864 से सन 1938 तक, ऐसे लिखना है। इसके बाद ये कुछ पंक्तियां हैं जो इनके जीवन को प्रकाशित करती हैं, प्रकाश डालती हैं इनके जीवन के बारे में। रायबरेली दौलतपुर में सन 1864 की है बात। 1864 में दौलतपुर रायबरेली में इनका जन्म हुआ। जन्म लिया महावीर ने करने को साहित्य प्रकाश, हिंदी साहित्य को प्रकाशित करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जन्म लिया। सरस्वती संपादक बनकर भाषा का उत्थान किया। सरस्वती का संपादन, देखिए हिंदी साहित्य में पूरे इतिहास में सरस्वती पत्रिका एक मील का पत्थर अर्थात उसे कोई नहीं, उसके महत्व को कोई नहीं डिगा सकता, ऐसी पत्रिका थी। और उस पत्रिका का संपादक बनकर इन्होंने हिंदी साहित्य और भाषा के लिए महान कार्य किए, भाषा का उत्थान किया, भाषा में जो कमियां थी उसे सुधार किया। साहित्य सीकर रसज्ञ रंजन लिखकर कार्य महान किया। इन्होंने साहित्य सीकर रसज्ञ रंजन आदि रचनाएं की। सूक्ष्म अवलोकन, अब जो भी कवि या लेखक का हम जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं उसके संपूर्ण तथ्यों को सूक्ष्म में लिखना होता है। सबसे पहले नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म वर्ष व स्थान सन 1864 ईस्वी में दौलतपुर रायबरेली। पिता पंडित राम सहाय द्विवेदी, युग द्विवेदी युग, संपादन सरस्वती, लेखन विधा निबंध, नाटक, काव्य आदि, भाषा साहित्यिक और संस्कृतमय, खड़ी बोली, शैली भावात्मक और विचारात्मक, प्रमुख रचनाएं मेघदूत, साहित्य सीकर, यहाँ पर लिख लीजिए रचनाओं में, यहाँ पर साहित्य सीकर, इसको कट करके मेघदूत, साहित्य सीकर आदि। मृत्यु सन 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक अर्थात इनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। अब इसके बाद हम जीवन परिचय विस्तार से लिखेंगे। जीवन परिचय, हिंदी साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र मतलब प्रकाशित करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक, साहित्यकार, भाषा के परिष्कारक, समालोचना के सूत्रधार एवं यशस्वी संपादक थे। इनका जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय द्विवेदी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में साधारण सिपाही थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण द्विवेदी जी ने स्कूली शिक्षा समाप्त करके रेलवे में नौकरी कर ली और साथ ही साथ घर पर ही संस्कृत, मराठी, बंगला, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1903 ईस्वी में, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का कार्यभार कब संभाला, 1903 में, और हिंदी सेवा के लिए अपना शेष जीवन अर्पित कर दिया। सरस्वती के पहले संपादक श्याम सुंदर दास थे। इनकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इन्हें आचार्य की, यह भी प्रश्न है साहित्य का, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने दी, तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा दी गई। साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1938 में सरस्वती का ये वरद पुत्र स्वर्ग सिधार गया।
साहित्यिक सेवाएं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। युग प्रवर्तक मतलब इन्होंने एक युग का प्रवर्तन किया। द्विवेदी युग इनके नाम से ही रखा गया। साहित्य रचना में इनकी रुचि आरंभ से ही थी। रेलवे में नौकरी करते हुए भी ये साहित्य रचना करते रहे, परंतु इनकी साहित्यिक साधना का विधिवत शुभारंभ सरस्वती पत्रिका के संपादन अर्थात 1903 से होता है। सरस्वती का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए इन्होंने भारतेंदु युग के हिंदी गद्य में फैली अनियमितताओं, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों, विराम चिन्हों के प्रयोग की त्रुटियों, पंडिताऊपन और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग को दूर कर हिंदी गद्य को व्याकरण के अनुशासन में बांधा। मतलब भारतेंदु युग में ये सारी कमियां थीं। भारतेंदु युग में गद्य खड़ी बोली में लिखा तो जाने लगा था, परंतु ये सब कमियां थीं उसमें। इन कमियों को इन्होंने दूर किया और उसे नया जीवन दिया। इन्होंने हिंदी के भंडार को समृद्ध बनाने के लिए नए नए विषयों पर मौलिक और अनूदित ग्रंथों की रचना की। मौलिक का अर्थ है स्वयं रचना करना, लिखना किसी ग्रंथ को, और अनूदित है किसी दूसरे के द्वारा लिखे गए, किसी दूसरी भाषा में लिखे गए ग्रंथ को अपनी भाषा में अनुवाद करना। अंग्रेजी भाषा एवं संस्कृति के रंग में रंगे लेखकों की इन्होंने तर्कपूर्ण कटु आलोचना की कि जो भारतीय लेखक अंग्रेजी रंग में रंगे हुए थे, मतलब वो अपनी भाषा को महत्व नहीं दे रहे थे, उनकी काफ़ी आलोचना की इन्होंने, जिससे बहुत से लेखकों ने घबरा कर या तो लिखना बंद कर दिया या अपनी भाषा का सुधार किया। मतलब हिंदी जो लिखते भी थे तो उसमें अधिकतर अंग्रेजी के शब्द आ जाते थे। ऐसे लोगों की आलोचना की, तो उसमें से जो आलोचना सुनकर दो तरह के लोग होते हैं, जो सुधार करते हैं और दूसरे जो वहीं से भाग खड़े होते हैं काम रोक कर अपना। तो जो लेखक रुक गए उन्होंने अपनी भाषा में सुधार किया। तो इस प्रकार इन्होंने भाषा सुधार का कार्य भी किया। हिंदी द्विवेदी जी भाषा परिष्कारक के अतिरिक्त समर्थ आलोचक भी थे। आलोचना होता है गुण दोष दोनों का बखान करना, दोनों के बारे में बताना। इन्होंने अपने लेखक में प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति से लेकर आधुनिक काल तक अनेक विषयों का समावेश करके साहित्य को समृद्ध किया मतलब मजबूत किया। वैज्ञानिक आविष्कारों, भारत के इतिहास, महापुरुषों के जीवन, पुरातत्व, राजनीति, धर्म आदि विषयों पर साहित्य रचना की। निबंध लेखक के रूप में इन्होंने निबंध साहित्य को नई दिशा और सामर्थ्य प्रदान की। द्विवेदी जी ने 5 प्रकार के निबंधों की रचना की है। ये आपको नहीं लिखना है, केवल ये पढ़ना है और समझ लेना है। ये वाली लाइन शुद्ध साहित्यिक आध्यात्मिक, यहाँ से ये लाइन यहाँ तक नहीं लिखनी है। उत्कृष्ट समालोचक के रूप में इन्होंने हिंदी समीक्षा के नए मानदंड स्थापित किए। भाषा शिल्पी के रूप में हिंदी गद्य को व्याकरण सम्मत बनाकर उसका परिष्कार और संस्कार किया तथा कवि के रूप में इन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के आसन पर प्रतिष्ठित किया। द्विवेदी युग में ही काव्य में खड़ी बोली में रचनाएं हुई। द्विवेदी जी की अभूतपूर्व साहित्यिक सेवाओं के कारण इनके रचना काल को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कहा गया। तो नामकरण क्यों हुआ ये भी आपको पता चल गया इसमें। प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह, काव्य मंजूषा, सब अलग अलग दिए हुए हैं कि निबंध कौन सा है, इनकी आलोचना कौन सी है। आप कक्षा 11 में आ गए हैं तो अब आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि किस लेखक ने किस विधा में कौन सी रचना लिखी है या कौन सी रचना की वो विधा क्या है, जो रचना आप पढ़ रहे हैं उसकी विधा क्या है। तो यहाँ पर ये सारी दी हुई हैं। अनूदित में ये देखिए कुछ संस्कृत से इन्होंने अनुवाद किया, कुछ अंग्रेजी से अनुवाद किया, तो ये सभी दी हुई हैं। भाषा और शैली। भाषा के आचार्य द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य मतलब शीर्ष पर, टॉप पर जिसे हम कहते हैं। वे हमारे सामने निबंधकार, आलोचक, संपादक और भाषा संस्कारकर्ता के रूप में आते हैं। द्विवेदी जी से पूर्व भारतेंदु युग में हिंदी गद्य अनेक प्रकार के दोषों से युक्त था। पीछे बताया गया आपको क्या क्या कमियां थीं। लेखकों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित थी। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभालते ही हिंदी गद्य को समृद्ध एवं परिष्कृत किया। अब अंतिम हेडिंग है साहित्य में स्थान। द्विवेदी जी हिंदी गद्य के उन निर्माताओं में से हैं जिनकी प्रेरणा और प्रयत्नों से हिंदी भाषा को संबल प्राप्त हुआ। इन्होंने और इनकी सरस्वती पत्रिका ने अपने युग के साहित्यकारों का मार्गदर्शन कर अपनी प्रतिभा से पूरे युग को प्रभावित किया। अब हम पाठ आरंभ करेंगे।
पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। कवि माघ संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। उन्होंने जो प्रातः काल का वर्णन संस्कृत में लिखा है, गद्यकार थे माघ, गद्य लेखक, वह उसी का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी में किया है। बहुत ही अच्छा निबंध है और रूपक के माध्यम से, रूपक अलंकारों का बहुत प्रयोग हुआ, अलंकार का इसमें बहुत प्रयोग हुआ है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहली पंक्ति में ये यहाँ पर केवल आपको महत्वपूर्ण गद्यांश दिए जाएंगे। पूरा पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब केवल हम रिवीजन कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण गद्यांशों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। पूर्व दिशा रूपिणी, रूपिणी पहले ही रूपक अलंकार आ गया, मतलब पूर्व दिशा को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया लेखक ने। प्रभा का अर्थ है चमक। पूर्व दिशा रूपी स्त्री की चमक इस समय बहुत ही, भली का अर्थ है अच्छी, अच्छी मालूम हो रही है, सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है वो हंस सी रही है। उपमा अलंकार यहाँ पर, वह हंस सी रही है। वह ये सोचती है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, ये वो क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि चंद्रमा उदय हुआ जब तक पूर्व दिशा के साथ था, और जब सुबह जैसे जैसे होने लगती है, रात जाने लगती है, चंद्रमा अस्त होने का समय आता है, तो वो क्या होता है, पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है। इसी को लेखक ने एक रूपक, एक कहानी के रूप में, एक घटना के रूप में बना दिया है। क्या घटना बनाई है कि वो चंद्रमा रसिक स्वभाव का, रसिक स्वभाव मतलब हंसी मजाक करने वाला, मनमौजी स्वभाव का। तो वो पहले पूर्व दिशा के साथ खेल रहा था, अब वो पश्चिम दिशा के साथ जा रहा है। तो पूर्व दिशा ये सोचती है, उसको ईर्ष्या हो रही है, जो स्त्री सुलभ ईर्ष्या है वो उसके मन में, कि ये पहले मेरे साथ था तब खूब चमक रहा था। क्यों चमक रहा था? क्योंकि वो उदय समय था उसका। उदित होते समय सूर्य चंद्रमा दोनों बहुत चमकते हैं। तो कहती है कि जब तक मेरी संगत में रहा तब तक ये उदित ही नहीं, मतलब उदय ही नहीं हुआ, बल्कि इसकी दीप्ति, चमक भी इसकी खूब बड़ी। परंतु देखो अब वह पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त का अर्थ है चमक खोकर पतित हो रहा है। पतित अर्थात मैला हो रहा है वो। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का रही है। यहाँ पर ईर्ष्या में ऊपर रा लगा लीजिए, मुस्का सी रही है, कि जैसे वो उसको देख देख के ईर्ष्या से मुस्कुरा, एक व्यंग्यात्मक हंसी हंस रही है। परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं। चंद्रमा तो अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है, उसे कोई हंसी मजाक की परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका क्रम है, रोज का कार्य है, और वो अपने कार्य को कर रहा है। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पश्चिम दिशा की ओर जाते ही चंद्रमा की दीप्ति में क्या परिवर्तन आता है? कौन चंद्रमा को देख देख कर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा रहा है, मुस्कासी रही है? यहाँ पर ईर्ष्या में भी रा लगानी है आपको। किस कारण चंद्रमा पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं करता है? तो उत्तर यहाँ पर है ये। दो तरह से आप, पहला प्रश्न आता है, कभी कभी आता है कि संदर्भ लिखिए गद्यांश का, और तो कभी कभी आता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दोनों तरह से उत्तर दिया गया है। प्रस्तुत गद्यावतरण हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक निबंध से लिया गया है। जो ये ब्लैक कलर से, ये आपको ब्लैक से ही लिखना है, परीक्षा में भी और कॉपी में भी। या फिर ऐसे लिखेंगे, पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जितने भी गद्यांश आएंगे पहला प्रश्न यही होगा सभी संकेतों के लिए। दूसरा, रेखांकित अंश जो दिया उसकी व्याख्या हमने आपको समझा दी है, फिर से देख लीजिए। द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रातः काल में पूर्व दिशा रूपी नायिका प्रभात की लालिमा से रंग जाती है, तब ऐसा लगता है कि वह अनुरागवती, अनुरागवती मतलब प्रेम से पूर्ण है। अनुराग के प्रतीक, अनुराग अर्थ है प्रेम, प्रेम का प्रतीक क्या होता है? लाल रंग। लाल रंग उसके मुख पर नया तेज दिखाई देता है। जब सुबह होती है, सुबह होता है जब, तो पूर्व दिशा में क्यों लालिमा छाई? क्योंकि सूर्योदय होता है।
हंस सी रही है। पूर्व दिशा की भांति लेखक ने पश्चिम दिशा को भी एक नायिका के रूप में, एक स्त्री के रूप में चित्रित किया है और पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मन की प्रतिक्रिया दर्शाई है। उसके मन में नारी सुलभ ईर्ष्या, ईर्ष्या हर जगह गलत है, उसमें ऊपर या के ऊपर भी रा करिएगा, जाग गई है। चंद्रमा के तेज के कम होने और उसके पतित होने पर उसके मुख पर जो मुस्कान आई है उसमें उसके मन की ईर्ष्या प्रकट हुई। हर जगह ईर्ष्या गलत टाइप हुआ है। चंद्रमा की इस दीनहीन स्थिति के विषय में पूर्व दिशा रूपी नायिका सोच रही है कि चंद्रमा जब तक मेरे साथ था तब तक उदित भी हो रहा था और उसका प्रकाश भी खूब फैल रहा था, उसे उन्नति के साथ साथ सुयश भी प्राप्त था। तो ये पूर्व दिशा कहती है अपने मन में। अगला प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर है पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर जाते ही चंद्रमा की दीप्ति पतित होने लगती है। अगला है कि कौन मुस्कुरा रही है? पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री चंद्रमा को देख देख कर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है। आगे क्या है? कौन परवाह नहीं करता है? पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की रसिकता में, रसिकता मतलब प्रेम में, हंसी मजाक में निमग्न होने के कारण, निमग्न का अर्थ है डूबा हुआ। चंद्रमा पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं करता। आगे दूसरा गद्यांश, जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं। इंपॉर्टेंट है दोनों, ये जितने भी गद्यांश इस वीडियो में दिए जा रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। कमल शोभित होते तब कुमुद नहीं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? कुमुद ऐसा इसलिए होता है, कमल सुबह खिलते हैं, शोभित मतलब सुंदर लगते हैं, खिलते हैं कब? सुबह के समय, जब सूर्योदय होता है। सुबह जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं कमल के फूलों पर, पुष्पों पर, तो अपने आप वो खिलने लगते हैं। उनमें कुछ ऐसा आंतरिक एक संयोग है कमल और सूर्य में कि वो जैसे जैसे किरणें पड़ती हैं अपने आप वो खिल जाता है और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है कमल अपने आप बंद होने लगता है। यही हाल कुमुद का है। कुमुद एक पुष्प होता है, कुमुदनी का, कुमुद का, जिसे जो चंद्रमा जैसे ही उदय होता है तब वो खिलता है, मतलब सूर्यास्त के साथ वो खिलने लगता है और सूर्योदय के साथ बंद होता है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा के उदय होते ही वो खिलता है और चंद्रास्त के समय बंद होने लगता है। परंतु इस समय का अर्थ प्रातःकाल, जो प्रातःकालीन संध्या है, जिस समय प्रातः और रात दोनों मिल रहे होते हैं, प्रातःकाल में दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, पूरे यहाँ पर करना है। उधर कमल खिलने को है, अभी पूरे खिले नहीं, एक की शोभा आधी रह गई है, दूसरे को आधी प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर, सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं। भंवरों का काम है फूलों पर मंडराना, तो वो पुष्पों आधे आधे दोनों खुले हैं, एक आधा खुल पाया है, दूसरा आधा बंद हो पाया है। तो इस तरह दोनों की अवस्था एक सी है। भंवरे दोनों पर मंडरा रहे हैं और गुंजारव, गुंजारव है भंवरों की गुनगुनाहट, शोर, गुंजारव के बहाने दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों समता को, समता मतलब बराबरी को, एक आधा खुल पाया दूसरा आधा बंद हो पाया, तो दोनों अध खिले हैं। प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर, पहला वैसे ही होगा प्रश्न। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रातः काल में सूर्य के उदित होने पर संसार में विरोधाभासपूर्ण दृश्य दिखाई देता है, विरोधी स्थितियाँ दिखाई देती हैं। दैव अर्थात भाग्य की चेष्टाएं किसी के लिए, जो भाग्य है, देखिए भाग्य सबके साथ एक सा नहीं बर्ताव कर पाता है। संसार में हम इसको दो तरह से जानते हैं, एक तो हम ये कह सकते हैं जो भाग्य का लिखा, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो जैसे कर्म करता है। अच्छे कर्म कर, एक ही स्थान पर दो व्यक्तियों को दो अलग अलग दशाएं प्राप्त होती हैं, एक सुखी होता है दूसरा दुखी होता है। तो यही विरोधाभासी स्थितियाँ किसी के लिए सुखदायी किसी के लिए दुखदायी। तो लेखक कहता है जब सूर्य उदित होता है तो सरोवर में कमल खिलते हैं, सरोवरों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ कुमुद की शोभा को उदित सूर्य हर लेता है। जब कुमुद शोभित होते हैं, अर्थात जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है, अस्त होने के लिए जाता है, तो कुमुदों की शोभा लौट आती है, कमल शोभाहीन हो जाते हैं। मतलब कि एक समय पर एक दुखी तो दूसरा सुखी। सूर्य के उदित होने अथवा चंद्रमा के अस्त होने पर, चंद्रमा के उदित होने अथवा सूर्य के अस्त होने पर कमल और कुमुद की दशा समान नहीं रहती, दोनों एक से नहीं रहते। एक को सुख की अनुभूति होती तो दूसरे को दुख की। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रातःकाल के समय के विरोधाभासपूर्ण दृश्य का वर्णन किया है।
प्रातःकाल के समय चौथा प्रश्न का उत्तर, कमल और कुमुद दोनों में तुल्यता समानता देखी जाती है। पांचवा, भ्रमर भंवरे कमल और कुमुद दोनों पर मंडराते हुए किसके गीत गा रहे हैं? दोनों पर मंडराते हुए गुंजा रव के बहाने दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। तीसरा गद्यांश, महामहिम भगवान मधुसूदन। मधुसूदन विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। आपको गद्यांश में से कोई भी शब्द भंडार का कोई भी प्रश्न दिया जा सकता है, चाहे किसी शब्द का पर्यायवाची पूछा जाए, किसी शब्द में समास पूछा जा सकता है, किसी में अलंकार पूछा जा सकता है, किसी में संधि पूछी जा सकती है, या अनेकार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं, विलोम पूछे जा सकते हैं। तो आपको व्याकरण में शब्द भंडार अच्छी तरह से याद रखना है। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत मतलब एक युग के अंत पर, कल्प के अंत पर समस्त लोकों का प्रलय बात ही बात में कर देते हैं, उस समय अपने समधिक मतलब अत्यंत अनुरागवती का अर्थ है प्रिय पत्नी श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। मतलब भगवान मधुसूदन पूरे जब प्रलय आती है तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरे सृष्टि को समाप्त करके और कहाँ क्षीर सागर में जाकर लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। दिन चढ़ाने पर भगवान महिमा में भगवान भास्कर का किसका है पर्याय? सूर्य का। उसी तरह एक क्षण में जैसे विष्णु जी एक क्षण में पूरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं, वैसे ही भगवान सूर्य एक पल में एक क्षण में ही क्या करते हैं? तीनों लोकों का अंधकार नष्ट कर देते हैं। और जैसे वो क्या करते हैं, यहाँ पर समानता दोनों में बताई जा रही है, विष्णु और सूर्य। विष्णु क्या करते हैं? अकेले ही प्रलय कर देते हैं, सृष्टि का संहार मतलब एक नई सृष्टि की रचना के लिए एक युग का अंत जब होता है तो नए युग की शुरुआत के लिए उस पुराने युग का समापन करते हैं। वैसे ही भगवान सूर्य तीनों लोकों के अंधकार को नष्ट करके किसको लेकर? अपनी शोभा के साथ, जो चमक है उनकी, सूर्य की शोभा है कौन सी? लक्ष्मी रूपी। जैसे कि विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, वैसे ही सूर्य अपनी सुंदरता, अपनी चमक के साथ विराजते हैं। कहाँ पर? विष्णु विराजते हैं क्षीर सागर में, सूर्य विराजते हैं आकाश में। देखिए अभी अकेले ही मौज कर रहे हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर भी दिए हुए हैं, इनके उत्तर। पहला प्रश्न वैसे ही है, उसका उत्तर वैसे ही लिखना है। दूसरा, प्रभात काल में सूर्योदय के होने पर सारा दृश्य ही बदल जाता है। उस समय लेखक के सम्मुख प्रलय काल का सो दृश्य उपस्थित हो जाता है। प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। वह कल्पना करता है कि कल्पांत में भगवान विष्णु भी जब तीनों लोकों को नष्ट कर अपनी प्रेममयी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अकेले ही शोभित होते हैं। मतलब लेखक मन में कल्पना करता है कि जैसे ये भगवान सूर्य अकेले आकाश में विराजते हैं, तीनों लोकों का अंधकार मिटाते हैं, उनके प्रकाश से एक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान भी नहीं बच पाता है, चाहे वो गुफाओं के अंदर तक हो। तो वैसे ही कल्पना करते हैं कि ऐसे ही होता होगा जब प्रलय के बाद विष्णु अकेले, इस संसार में कोई नहीं दिखाई देता, अकेले वो लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। तीसरा उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सूर्य को भगवान विष्णु, सूर्य की आभा का अर्थ है चमक, आभा को लक्ष्मी, आकाश को क्षीर सागर के समान चित्रित किया है। भगवान विष्णु किसको लेकर विराजते हैं? लक्ष्मी को लेकर क्षीर सागर में। गद्यांश में पांचवें का उत्तर है ये। गद्यांश में सूर्योदय होने पर, चंद्रमा एवं तारों के अदृश्य होने पर आकाश में अकेले सूर्य एवं उसकी प्रभा के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण गद्यांश थे कुछ, जिनके उत्तर आपको बताए गए हैं व्याख्या सहित। जिन बच्चों ने कॉपी में नहीं लिखे हैं वो ये सारे प्रश्नोत्तर लिख लेंगे। जीवन परिचय पहले लिखेंगे, जैसे इसमें बताया गया है वीडियो से देख कर आपको अच्छी तरह से लिखना है और याद करना है, ताकि आपको परीक्षा में पूरे अंक मिल सकें। धन्यवाद।